हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइन भी कहते हैं और बैकबोन भी इसका एक नाम है। तो इसके कितने नाम हो गए? 3, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन एंड बैकबोन। तो आज हम इसी स्पाइन, इसी वर्टिब्रल कॉलम, इसी बैकबोन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम पूरा स्पाइन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, जॉइंट्स, स्पाइन में होने वाली दिक्कतें या डिसऑर्डर्स, उन सबको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको कभी भी स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ईजिली सोल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। ये जो हमारी स्पाइन है, इसकी लेंथ कितनी है? स्पाइन की लेंथ होती है 70 सेंटीमीटर अप्रोक्स। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो मेल्स में ये 71 सेंटीमीटर के करीब होती है एंड फीमेल्स में ये 61 सेंटीमीटर अप्रोक्स होती है। जो हमारी स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं होती। अगर हम, यानी स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट नहीं होता। अगर हम स्पाइन को सामने से देखते हैं तो वो हमें दिखने में स्ट्रेट लगती है, बट अगर हम इसको साइड से देखें, यानी अगर आप इस तरह से स्पाइन को साइड से देखेंगे तो स्पाइन जो है वो एक एस टाइप का कर्व बनाती है। ये कर्व कुछ इस तरह का होता है। ये एक रोड की तरह है जिसमें घुमाव है, यानी जिसमें कर्व है। ये जो कर्व है इसमें आप देख सकते हैं ये कर्व एस शेप का कर्व है। तो ये जो कर्व है ऊपर का और ये नीचे का। अब अगर हम बात करें कि स्पाइन में कितने कर्व होते हैं, तो स्पाइन में जो है 4 कर्व होते हैं। 2 कर्व हैं काइफोटिक, दो कर्व में होता है लॉर्डोटिक। अब देखिए ये और ये दोनों कर्वेचर सेम है और ये दोनों कर्वेचर सेम है। टोटल ये 4 है, बट 2 काइफोटिक होते हैं और 2 लॉर्डोटिक। अब देखिए कौन सा काइफोटिक है और कौन सा लॉर्डोटिक है। जैसे कि हमने देखा स्पाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो ये जो पोर्शन है, जो कि मान लीजिए हम इस स्पाइन को इस तरह से देख रहे हैं, इधर ऐसे जैसे मैं खड़ी हूँ इसी तरह आप इस कर्व को देखिए। तो अगर एंटीरियरली हम बात करें तो ये क्या बना रही है? कन्वेक्स। एंटीरियरली क्या है? ये कन्वेक्स। एंड पोस्टीरियरली क्या है? ये कनकेव। इस पोस्चर को हम क्या बोलते हैं? काइफोटिक।
फोटिक। कॉन्वेक्स एंड कनकेव जो आपने अपनी पहले भी बुक्स में पढ़ा होगा, इस टाइप की जब कोई सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस जो अंदर की तरफ कर्व्ड है उसे हम कनकेव सरफेस बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ इस तरह होती है उसको हम कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो जो कर्व एंटीरियरली कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियरली कनकेव है, जैसे ये स्पाइन का ऊपर का है, तो आप अपनी स्पाइन का ऊपर का पार्ट, ये स्पाइन का ये पार्ट देखिए, तो ये एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ ये कैसे है, आगे की तरफ ये कन्वेक्स है, एंड पोस्टीरियरली क्या है, ये कनकेव। तो इस पोस्चर को हम क्या बोलेंगे, इस कर्वेचर को हम बोलेंगे काइफोटिक। सेम अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये भी क्या है, काइफोटिक। अब जो ये पोर्शन है और जो ये पोर्शन है, ये क्या है, एंटीरियरली कॉनकेव है एंड पोस्टीरियरली क्या है, ये कॉन्वेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोटिक। सेम ये कर्वेचर है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लॉर्डोटिक। तो कितने कर्वेचर हो गए इसमें, 1 2 3 4, 4 कर्वेचर हैं जिसमें से 2 काइफोटिक हैं एंड 2 लॉर्डोटिक। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, वर्टिब्रल कॉलम, इसके हमने 3 नाम बताए थे, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन एंड बैकबोन। तो ये नाम कैसे हमने लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, अब हम वो बात करते हैं। सबसे पहले है वर्टिब्रल कॉलम। आपने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा अपनी बुक्स में। वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव बैकबोन, यानी वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उसे हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, हॉर्स, डंकी, काउ एक्सेट्रा। इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हु डोंट हैव बैकबोन, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, लाइक स्नेल्स। तो ये वर्टिब्रल कॉलम वहीं से आया है, यानी जिसमें वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। अब जो कॉलम वर्ड है, कॉलम का मतलब क्या है, जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ तीसरी के ऊपर, इस तरह जब कोई चीज़ अरेंज होती है तो उसको हम कॉलम बोलते हैं। यानी 2 से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कॉलम बोल रहे हैं। जो हमारी स्पाइन है या जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो वर्टिब्रास होते हैं वो इसी तरह प्रेजेंट होते हैं, वो कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जो इसका दूसरा नाम था जिसे हम बैकबोन बोल रहे हैं, इसे बैकबोन क्यों कहते हैं, जब आप पीछे से अपनी बैक को देख रहे हो, अगर आप अपनी कमर को देखते हो तो जो मेजर आपको बोन दिखाई देती है वो आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, इसीलिए उस रीढ़ को हमने बोल दिया बैकबोन। अब तीसरा जो इसका नाम था स्पाइन, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम या जो हमारी बैकबोन होती है उसमें हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक होलो स्पेस प्रेजेंट होता है। उस होलो स्पेस से एक स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, वो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी शरीर की नसें जहाँ से निकलती हैं। क्योंकि ये जो स्पाइन है उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बीच में है और चारों तरफ इसके क्या है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग स्पाइन भी बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारी स्पाइन है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। जैसा हमने पहले कर्वेचर बनाया था, अब हम उसी कर्वेचर को देखेंगे। ये स्पाइन है
ये जो ऊपर का पार्ट है, जो काइफोटिक पोस्चर था, काइफोटिक कर्वेचर जो है, उसको हम थोरेसिक बोलते हैं। उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन जिसमें लॉर्डोटिक कर्वेचर है, इसको हम थोरेसिक बोलते हैं। ये पोर्शन जिसमें फिर से काइफोटिक पोस्चर है, इसको हम लंबर रीजन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सैक्रम एंड कोकिक्स। इस रीजन को हम सैक्रो ऑक्सीजियल रीजन बोलते हैं। अब ये जो है, ये है स्पाइन के पार्ट्स। अब एक एक पार्ट को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। जो हमारी बैकबोन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो कोई सिंगल हड्डी नहीं, बल्कि हमारी स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। हमारी स्पाइन में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं, जो कि जैसा हमने पहले देखा था, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग नंबर ऑफ वर्टिब्राज होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, अलग अलग पोर्शन होते हैं स्पाइन में, लाइक सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम में जो है टोटल 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा, लंबर रीजन में 5, सैक्रम में 5 एंड कोकिक्स में 4। यानी जो ऊपर का रीजन था उसमें 7 वर्टिब्रा है। थोरेसिक इस एरिया में जिसका लॉर्डोटिक पोस्चर था, उसमें 12 वर्टिब्रा हैं। उसके बाद जो लंबर का पोर्शन है, इसमें 5 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं एंड सैक्रम में 5 एंड लास्ट में जो एंड में प्रेजेंट होता है कोकिक्स, उसमें 4 वर्टिब्रा। तो टोटल स्पाइन में 33 वर्टिब्रा हो गई। पर ये 33 वर्टिब्रा सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि अडल्ट में ये 5 सैक्रम वर्टिब्रा एंड ये 4 कोकिक्स वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक वर्टिब्रा बन जाती हैं। यानी सैक्रम की 5 वर्टिब्रा अडल्ट में फ्यूज होके एक रह जाती है और कोकिक्स में 4 वर्टिब्रा जो अलग अलग होती हैं वो फ्यूज होके एक रह जाती है। तो इस हिसाब से एक अडल्ट में टोटल 26 वर्टिब्रा होती हैं। ध्यान रहे, जब हम एक सिंगल की बात करते हैं उस टाइम हम वर्टिब्री यूज करते हैं। जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम वर्टिब्रा बोलेंगे। तो आइए अब हम इस 5 रीजन को अलग अलग डिटेल में देखेंगे। तो जो हमने सबसे पहले जो सबसे ऊपर का रीजन देखा था, जिसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, इसमें 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट हैं, जिनको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो सर्वाइकल वर्ड है, ये वर्ड आया है सर्विक्स से, जिसका मतलब होता है नेक और ट्यूब। अब ये बताती हूँ इसका मतलब अगर इसका वर्ड मतलब ट्यूब है तो हम इसको सर्वाइकल क्यों लेते हैं। तो देखिए, ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं कॉलम में प्रेजेंट है, यानी इस तरह प्रेजेंट होती है 7 वर्टिब्रा।
3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये जो 7 वर्टिब्रा हैं, जो सबसे ऊपर की वर्टिब्रा जो C1 है, वो क्या करती है, हेड के साथ कनेक्टेड है। यानी जो हमारी, आप गर्दन को देखिए, जो गर्दन का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो हेड के साथ कनेक्ट हो रहा है, हेड के साथ अटैच हो रहा है। हेड के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओसिपुट। यहाँ कनेक्ट होती है हमारी C1 वर्टिब्रा, क्योंकि ये जो नेक है, यानी ये जो पोर्शन है हमारा सर्वाइकल जो पोर्शन है, ये हेड को एंड नीचे से जो हमारी बॉडी है, जो ट्रंक है, उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यानी ये बीच में एक तरह से ट्यूब का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको सर्विक्स या सर्वाइकल बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो C1 वर्टिब्रा है इसको हम एटलस कहते हैं एंड C2 वर्टिब्रा को हम एक्सिस कहते हैं। ये दो नाम जो है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने क्या देखा, सर्वाइकल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। ऊपर C1 जो है, एटलस वर्टिब्रा जो है वो हेड के साथ कनेक्टेड है बाय अटलैंटो ओसिपिटल जॉइंट। अब अगर हम C1 वर्टिब्रा को देखें तो C1 वर्टिब्रा की शेप कुछ इस तरह होती है। यहाँ पे बीच साइड में 2 फोरामेन, ये जो है इसे बोलते हैं हम, ये है C1, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सैरम। ये दोनों क्या है, फोरामेन ट्रांसवर्सैरम। और ये जो बीच में है ये है स्पाइनल कैनाल, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। इसके बीच में से क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये फोरामेन ट्रांसफेरम जो है वो C1 से लेकर C6 वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह। इनमें से एक आर्टरी पास करती है जो कि आती है सबक्लेवियन आर्टरी, यानी जो सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच है जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, वो इस तरह इस फोरामेन में से पास करती है। आगे ये जॉइन होके बेसिलर आर्टरी बनाती है। वर्टिब्रल आर्टरी 2 होती हैं हमारी गर्दन के दोनों साइड। और ध्यान रहे ये वर्टिब्रल आर्टरी C1 से C6 तक में पास होती है। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये है C1 वर्टिब्रा का। तो अब हम देखेंगे C2 वर्टिब्रा को। जो C2 वर्टिब्रा है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। C1 को हमने क्या बोला था, एटलस, और इसे एक्सिस। इसे एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एक टायर का एक्सल होता है जिस पे टायर रोटेट करता है, उसी तरह ये एक्सिस जो है C1 वर्टिब्रा की जो मूवमेंट होती है उस टाइम पे ये C2 वर्टिब्रा जो है इस पे मूवमेंट होती है। यानी जब हम नोडिंग की मूवमेंट या ऐसे नोडिंग मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, उस टाइम पे इस एक्सिस पे रोटेशन होती है। अब
अगर हम देखें हर एक वर्टिब्रा जो है C1, C2, C3, हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, यानी जो C1 है और C2 है इसके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। एक बार हम इस डिस्क का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो डिस्क है ये कुछ राउंड शेप की होती है इस तरह। इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। बाहर का रीजन है इसे हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। जो अंदर का मटेरियल है ये जिलेटिन मटेरियल होता है और ये कंसेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट होती है इस तरह। हर एक वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। ये जो डिस्क है ये स्पाइन में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और ध्यान रहे सर्वाइकल जो रीजन है, सर्वाइकल रीजन में सिर्फ 6 डिस्क प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या देखा, सर्वाइकल रीजन में बोन्स कितनी है 7, बट इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो 6 है। जो ऊपर का जो हेड और C1 वर्टिब्रा है इसके बीच में कोई डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रीजन पे जिसका नाम है थोरैसिक रीजन। अब हम बात करते हैं थोरैसिक रीजन की। अब हम देखते हैं थोरैसिक रीजन को। थोरैसिक रीजन को हम डोर्सल भी बोलते हैं और इसे हम T1, इसे हम T या D से डिनोट करते हैं। थोरैसिक रीजन में टोटल 12 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं जिसे हम T12 या D12 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 12 वर्टिब्रा जो हैं, जो हमारा जो थोरैसिक रीजन है इसकी वर्टिब्रा क्या करती हैं, पीछे से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो अटैच करता है किसके साथ, रिब्स के साथ। थोरैसिक रीजन की जो वर्टिब्रा हैं वो रिब्स के साथ अटैच होती हैं और ये रिब्स आगे जाके स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। रिब्स जो हैं टोटल 12 रिब्स हैं और हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा भी 12 है। तो हर वर्टिब्रा के साथ 2 रिब्स अटैच है, यानी रिब्स के टोटल 12 पेयर है, ना कि टोटल 12 वर्टिब्रा। हर वर्टिब्रा के साथ एक पेयर ऑफ रिब्स अटैच है, यानी एक रिब अटैच नहीं है, एक पेयर ऑफ रिब यानी 2 रिब अटैच हैं दोनों तरफ। और वो रिब आगे जाके स्टर्नम से अटैच होती हैं। रिब्स को हम ट्रू रिब्स, जो पहली 7 रिब्स होती हैं उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आगे वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली आगे स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती है। और 6 जो हैं उसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होती, बल्कि ये जो 7th रिब है उसके साथ जाके अटैच होती हैं। एंड जो लास्ट रिब है उसको हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं।
जो कि 1 है। जो रिब्स हैं और जो थोरेसिक रीजन है वो आपस में अटैच होके थोरेसिक केज बनाते हैं। और जैसा आपको पता है थोरेसिक केज क्या करता है, हमें हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं लंबर रीजन के बारे में, जो कि थर्ड रीजन था स्पाइन का। लंबर रीजन को हम L से डिनोट करते हैं। इसमें 5 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। जो लंबर के वर्टिब्रा हैं ये सबसे मोटे और सबसे बड़े होते हैं, जबकि अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रास को देखें तो सर्वाइकल वर्टिब्रास बिल्कुल छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू लंबर वर्टिब्रास। तो इससे क्या है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है या सर्वाइकल रीजन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यानी जो वर्टिब्रा जितना ज़्यादा छोटा होगा उसमें उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। और जो हमारा लंबर रीजन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यानी हम उसमें सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग ये कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग एंड साइड बेंडिंग, जबकि हमारी नेक में हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। तो जो जितनी छोटी वर्टिब्रा होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, पर जो लंबर वर्टिब्रा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी के वेट को जो वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा जो लंबर रीजन है वो पियर कर सके। तो अब हम देखते हैं लंबर रीजन का, लंबर वर्टिब्रा की एनाटॉमी अगर हम देखें तो लंबर वर्टिब्रा कुछ इस तरह से होता है। इसको हम स्पाइनस प्रोसेस, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। यह है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, इसको हम लेमाइना कहते हैं। कि इसके अलावा इसमें पेडिकल्स और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये सारे पोर्शन हैं एक, अगर हम लंबर वर्टिब्रा की एनाटॉमी देखते हैं तो। अब हम आते हैं हमारे अगले पोर्शन में, अगले रीजन पे, इसका नाम है सैक्रम। फोर्थ रीजन है हमारा सैक्रम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास 5 वर्टिब्रा हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये जो 5 वर्टिब्रा हैं ये फ्यूज होकर सिर्फ एक सैक्रम बोन बनाते हैं। क्या है, जो 5 सैक्रम वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और वो सिर्फ एक बोन बनाते हैं, यानी 5 वर्टिब्रा एंड 1 बोन, जिसे हम सैक्रम कहते हैं। ये सैक्रम जो है ये हमारी अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। सैक्रम जो है ये कुछ इस तरह की शेप में होता है,
सैक्रम जो है इसकी शेप कुछ इस तरह है। ये ऊपर लंबर वर्टिब्रा है, इसमें इस तरह S1, S2, S3, S4, S5 प्रेजेंट होते हैं। सैक्रम जो है ये एक जॉइंट बनाता है, हिप बोन के साथ ये कनेक्ट होता है दोनों साइड। तो ये हिप बोन के इलियम पोर्शन के साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम सैक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं। सैक्रम इलियम के साथ मिलके, यानी इलियम के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, सैक्रो इलियक जॉइंट। और ये सैक्रम डिलीवरी के टाइम भी बेबी के बर्थ में काफ़ी हेल्प करता है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पोर्शन पे, फिफ्थ रीजन पे, जिसका नाम है कोकिक्स। फिफ्थ जो रीजन है तो जो हमारा फिफ्थ पोर्शन है कॉक्सिक्स या कॉक्सीजियल, या इसका तीसरा नाम है टेल बोन। इसमें कितने वर्टिब्रा होते हैं, इसमें 4 वर्टिब्रा होते हैं, बट इसमें सिर्फ एक बोन होती है। यानी जो कोकिक्स के जो 4 वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज होके सिर्फ एक बोन बनाते हैं, कोकिक्स बोन। इसका कुछ खास फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन रूडिमेंट्री है, यानी इसका फंक्शन पहले होता था, अब इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बात की थी, वर्टिब्रल कॉलम में से वर्टिब्रल कैनाल होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड को जो है वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है सेकंड, इरेक्ट। ये हमारी बॉडी को इरेक्ट रखता है, यानी अगर हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम जो ऊपर से स्ट्रेट हैं वो स्ट्रेट नहीं हो पाते। थर्ड जो है हमारा फंक्शन वो है फ्लेक्सिबिलिटी। वर्टिब्रल कॉलम हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा था, हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। वो डिस्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करती है और वो हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है हेड वेट, यानी ये हमारे हेड के वेट को, यानी हमारे सिर के भार को उठाता है। जो हमारे सिर का वजन है, जो हमारा सिर है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही तो कनेक्ट होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम ही हमारे सिर के वजन को उठाता है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है अपर लिम्ब कनेक्ट टू लोअर लिम्ब, यानी जो हमारी स्पाइन है ये ऊपर अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। सिक्स्थ फंक्शन है इसका अटैचमेंट टू रिब्स एंड मसल्स। जैसे कि हमने देखा था थोरेसिक रीजन में, जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, थोरेसिक केज बनाती हैं, ये रिब्स के साथ अटैच होती हैं और ये थोरेसिक केज हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके साथ बहुत सारी मसल्स भी अटैच होती हैं। सेवंथ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमारी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती तो हम कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते। अब जो हम झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है वो सारी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से है, वरना हम इरेक्ट होते बिल्कुल एक डंडी की तरह। तो आइए अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ स्पाइन, या आपकी वर्टिब्रल कॉलम में मोस्ट कॉमनली क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें जैसा कि हमने पढ़ा था, जो हमारी स्पाइन के 5 पोर्शंस होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर,
सैक्रम एंड कोक्सिक्स। इसमें से जो हमारा सर्वाइकल रीजन है और जो लंबर रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सर्वाइकल एंड लंबर रीजन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो इसमें ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक एंड सैक्रम कोक्सिक्स रीजन। तो जो सबसे पहली दिक्कत जो है स्पाइन की वो है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज। ये डीजनरेटिव डिजीज मोस्टली एज्ड पर्सन में होती है या बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है। एज के साथ क्या होता है, जो हमारी डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, उस डिस्क में 80% पानी होता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वो पानी सूखने लगता है, जिसकी वजह से उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। इन डीजनरेटिव चेंजेस होने की वजह से जो रीजन अफेक्टेड है उसमें पेन होने लगता है और ये हमें दिक्कत देता है। ये कंडीशन मेनली L4, L5 एंड L5S1 रीजन के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है उसको ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं अब अगर हम देखें कि हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं या इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो 80% केसेस में फिजियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज से इसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में ही हमें सर्जरी की नीड होती है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिजियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज से वो मैनेज नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क। स्लिप्ड डिस्क में क्या होता है, जो हमारी डिस्क है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। बाहर इसमें एनुलर रिंग्स होती हैं जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये जो डिस्क है इसके अंदर का मटेरियल जो है वो जिलेटिनस होता है, यानी इसमें पानी या फ्लूइड ज़्यादा होता है। जैसे ही इस पर कोई प्रेशर पड़ता है या जैसे ही हमें कोई जर्क लगता है, कोई इंजरी होती है, तो उस टाइम पे ये जो मटेरियल है ये एकदम से बाहर आ जाता है। इस मटेरियल के बाहर आने से इसके नीचे जो भी नस प्रेजेंट है, मान लो अगर ये L4, L5 के बीच में डिस्क है और इस डिस्क से ये मतलब इस डिस्क का मटेरियल बाहर आया है, तो इसके एडजेसेंट जो नर्व है उस पर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से जो हमारा दर्द है वो पैरों तक आता है, जिसे कॉमनली आपने सुना होगा हम शियाटिका कहते हैं। ये केसेस मोस्टली यंग एज में होते हैं। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज से, यानी फिजियोथेरेपी ही इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। कुछ ही केसेस में हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी मोस्ट कॉमन दिक्कत के बारे में, जिसे हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस
कहते हैं। ये दिक्कत मोस्टली उम्र दराज लोगों में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो थिकल सेल या जो नसों की थैली प्रेजेंट होती है उस पर दबाव पड़ता है। उसके नैरो हो जाने की वजह से चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे आपको चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप काफ़ी टाइम तक खड़े भी नहीं रह सकते। जब आप 2-3 मिनट के लिए चलते हैं तो आपका बैठने का मन करता है। ये कंडीशन सीवियर होती है। कुछ केसेस में इसमें सर्जरी भी की ज़्यादातर केसेस में इसमें सर्जरी की जाती है। जो सर्जरी की जाती है उसमें उसे लेमिनेक्टमी कहते हैं, यानी जो वर्टिब्रा का लेमाइना है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे उस थिकल सैक पे दबाव हट जाता है। अब हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। स्पोंडाइलो का मतलब होता है वर्टिब्रा, लिस्थेसिस का मतलब होता है आगे की तरफ खिसक जाना। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे वर्टिब्रा हैं, मान लीजिए ये L4, L5, L3, ये 3 वर्टिब्रा हैं। तो इसमें से जो एक वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ खिसक जाता है, जिसे हम लिस्थेसिस कहते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी की जाती है मोस्ट प्रोबेबली, और इन 2 वर्टिब्रा को आपस में एक रोड के साथ फ्यूज़ कर दिया जाता है, ताकि मूवमेंट ना हो और जो भी इस बाहर निकली हुई वर्टिब्रा की वजह से नसों पर दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को हटा दिया जाता है। तो अभी जैसे हमने देखा, हमने स्पाइन की मोस्ट कॉमन कंडीशंस पढ़ी जो स्पाइन को अफेक्ट करती हैं। वो 4 कंडीशंस हमने अभी कौन कौन सी पढ़ी है? नंबर 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, सेकंड डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, थर्ड हमने क्या पढ़ा? स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस, एंड नंबर 4 हमने क्या पढ़ी थी? स्लिप्ड डिस्क। तो देखिए, ये हमारी वर्टिब्राज है, ये क्या है? हमारी वर्टिब्रे। इनके बीच में जैसे हमने बात की थी डिस्क प्रेजेंट होती है, तो ये डिस्क अपने ओरिजिनल पोजीशन से बाहर आ गई। डिस्क का जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो क्या करता है? बाहर आ जाता है, जिससे ये यहाँ पे जो नसें प्रेजेंट होती है, जो नर्व्स प्रेजेंट होती है, उस पर कंप्रेशन डालता है। जैसे ये जो है, ये है डीजनरेटिव, ये है स्लिप्ड डिस्क, एंड दिस इज नॉर्मल। नॉर्मली डिस्क कैसे होती है? दोनों वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। अगर स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क में जो डिस्क का मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर आ जाता है। डीजनरेशन में क्या होता है? सेम डिस्क में डीजनरेशन होती है, जो हमने कल पढ़ा था। उसका जो 80% वाटर कंटेंट है वो सूखने लग जाता है, जिससे चेंजेस आते हैं और नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है। डीजनरेशन में क्या होता है? वर्टिब्रा में भी डीजनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो नस पे कंप्रेशन डालते हैं। तो ये हमने देखी डिजीज़। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे इसने नस पे कंप्रेशन डाला, अब कौन सी नर्व पे कंप्रेशन डाला है और वो किस एरिया को अफेक्टेड कर रही है, ये हम देखेंगे। क्योंकि जितने अभी जैसे हमने पढ़ा था 5 रीजन्स होते हैं, उन 5 रीजन में से नर्व पास होती है। हर स्पाइनल कॉर्ड में 5 रीजन्स होते हैं, उस वर्टिब्रा के बीच में से
जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से नर्व्स ओरिजिनेट होती है हर एक लेवल पर। अब हर लेवल पे डिस्क प्रेजेंट होती है और नर्व प्रेजेंट होती है। तो जब डिस्क बाहर निकलती है तो वो नर्व पर कंप्रेशन डालती है। अब कौन सी लेवल पे डिस्क बाहर निकलेगी और कौन से नर्व पे कंप्रेशन डालेगी, जिससे कौन सा एरिया अफेक्टेड होगा, ये चीज़ हम अब देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें ये C1 C2 ये वर्टिब्रा है, C1 to C7। ये हमने कौन सा पढ़ा था रीजन? सर्वाइकल रीजन, C1 to C7। उसके बाद थोरेसिक रीजन में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 12। तो ये कौन सा रीजन है? थोरेसिक T12 तक। उसके बाद ये रीजन कौन सा है? लंबर। इसमें कितनी वर्टिब्रा है? 5। ये हमारा सैक्रम। एंड लास्ट ये है टेल बोन। सर्वाइकल में कितनी है? 7। ये है थोरेसिक। तो अब देखिए, जो सर्वाइकल रीजन है इसमें 7 वर्टिब्रा होती हैं, बट इसमें नर्व्स कितनी होती हैं? स्पाइनल नर्व्स 8। कितनी नर्व्स होती हैं सर्वाइकल रीजन में? 8 नर्व्स। यानी यहाँ से एक C1 के ऊपर से और बाकी हर एक इस एरिया से, तो टोटल कितनी होगी? 8 नर्व्स। तो ये जब 8 नर्व, यानी अगर कोई डिजीज़ इस एरिया में होती है, सर्वाइकल रीजन में होती है, तो वो सर्वाइकल नर्व्स को कंप्रेस करती है। सर्वाइकल नर्व कंप्रेस होने की वजह से जिस रीजन को ये नर्व सप्लाई कर रही हैं वो अफेक्टेड होगा। तो ये किस किस रीजन को सप्लाई करती हैं? जैसे कि हेड एंड नेक, यानी हमारा सिर, ये पोर्शन और गर्दन वाला पोर्शन। इसके अलावा ये आर्म्स, फोर आर्म और हैंड। यानी जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स हैं, ये रीजन है सर्वाइकल रीजन। ये इस पूरे पोर्शन को पीछे से लेके यहाँ तक पूरे पोर्शन को और हाथ को सप्लाई करता है। और आगे से अगर हम देखें तो ये इस पोर्शन को सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग शोल्डर। तो अगर सर्वाइकल नर्व्स में कंप्रेशन पड़ेगा तो हमारा जो रीजन अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? नेक रीजन एंड आर्म। हाथों में और गर्दन में दिक्कत आएगी, पेन आएगा। इसी तरह जो हमारा थोरेसिक रीजन है, टोटल 12 वर्टिब्रा होती हैं थोरेसिक में। इसमें थोरेसिक नर्व्स कितनी होती हैं? 12 ही थोरेसिक नर्व्स होती हैं। जो स्टार्टिंग की T1 से T7 जो नर्व है, ये सप्लाई करती है हमारी चेस्ट मसल्स को। एंड जो T8 है उससे 12 तक ये सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल मसल्स को। तो अगर थोरेसिक रीजन की नर्व कंप्रेस होगी T1 से T7 तक, तो वो चेस्ट मसल्स को अफेक्ट करेंगी, यानी उनमें मोटर एंड सेंसरी चेंजेस आएंगे। इसी तरह अगर T8 से T12 नर्व अफेक्ट होती है तो वो एब्डोमिनल मसल्स को, यानी ये है चेस्ट एरिया, यहाँ पे कौन सी सप्लाई कर रही हैं? T1 से T7। और ये है एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया को सप्लाई करेंगी T8 से T12। उसके बाद हमारा कौन सा रीजन है? लंबर। लंबर रीजन में भी लंबर नर्व्स कितनी होती हैं? 5। अब जो हमारा लंबर रीजन है ये हम सप्लाई करता है हमारे लोअर लिम्स को। जो लंबर रीजन से 5 नर्व्स निकलती हैं वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करेंगी, पैरों को सप्लाई करेंगी। जैसा आपने पढ़ा होगा, कॉमनली जो है हमने बताया स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क जो है वो मोस्टली L4, L5 एंड L5S1 रीजन में होता है। L5S1 रीजन को अफेक्ट करता है। तो उसमें कौन सा रीजन अफेक्ट हुआ? कौन सी नर्व अफेक्ट हुई? लोअर लिम्ब की। तो जैसे हमने पहले बात की थी सियाटिका,
सियाटिका क्या होता है, वही लंबर नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिससे जो पेन है वो लोअर लिम्ब में रेडिएट करता है, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं। अब है सैक्रम। सैक्रम में वर्टिब्रा कितनी है, 5, और नर्व्स कितनी है, 5। जो सैक्रल रीजन है ये सप्लाई करता है, ये हमारे बाउल ब्लैडर को के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, बाउल ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शन। मतलब अगर सैक्रम रीजन की नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो हमारे बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन होंगे, और सेक्सुअल डिसफंक्शन लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्सेट्रा, ये सब दिक्कतें आएंगी। एंड जो लास्ट है टेल बोन, जिसको हम कोकेक्स बोलते हैं, ये क्या है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, यानी ये एक रूडिमेंट्री पोर्शन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं, अच्छा अभी हमने ये देखा, ये क्या है, एक इमेजिनरी वर्टिब्रा है। जो एक्चुअल वर्टिब्रा है वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है। ये एक नॉर्मल वर्टिब्रा है, इसमें जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये क्या है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। ये क्या है, फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन है ये। स्पाइनल फोरामेन भी बोलते हैं इसको, या स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद ये जो हैं दोनों साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फ प्रोसेस। ये चीज़ क्या है, जो हमने पढ़े थे फेसेट जॉइंट, हर 2 वर्टिब्रा आपस में मिलकर क्या बनाती है, फेसेट जॉइंट बनाती है। तो वो जो फेसेट जॉइंट है वो ये सुपीरियर वर्टिब्रा का ये आर्टिकुलर सरफेस और इन्फीरियर वर्टिब्रा की सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस दोनों आपस में कंबाइन होती है और फेसेट जॉइंट बनाती हैं। उसके बाद ये जो है, जो बाहर उभरा हुआ पार्ट होता है, जो हम अगर आप अपनी स्पाइन को यूं टच करेंगे पीछे से तो आपको कुछ उभरा हुआ फील होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पेडिकल। ये एक नॉर्मल वर्टिब्रा का चार्ट है। तो अब हमने जैसे कल पढ़ा था कि स्पाइन का एक नॉर्मल कर्वेचर होता है। कर्वेचर बताए थे हमने, काइफोटिक और लॉर्डोटिक कर्व होते हैं स्पाइन में। स्पाइन स्ट्रेट नहीं होती, इसमें कर्व होते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी। तो ये जो पोर्शन है सर्वाइकल का, इसमें कौन सा कर्व था, कौन सा कर्व बताया था हमने, काइफोटिक, लॉर्डोटिक। सर्वाइकल का कौन सा कर्व है, लॉर्डोटिक। उसके बाद थोरेसिक क्या है, काइफोटिक। लंबर अगेन लॉर्डोटिक एंड सैक्रम काइफोटिक। यही हमने पढ़े थे। ये है नॉर्मल, जिसमें स्पाइन में हल्का सा कर्वेचर है। जब ये कर्वेचर बढ़ जाता है, यानी जब ये कर्वेचर एबनॉर्मल होगा, हाइपर होगा, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है, जिसको हम हाइपरलॉर्डोटिक कर्वेचर या हाइपर काइफोटिक स्पाइन भी कहते हैं। तो क्या है, अगर हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की बात करें, तो स्पाइन में मोस्टली 3 टाइप की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। नंबर 1 है स्कोलियोसिस, सेकंड काइफोटिक या इसको हाइपर काइफोसिस,
एंड जो नंबर थर्ड है वो है हाइपर लॉर्डोसिस। तो जैसा हमने कहा कि सर्वाइकल रीजन एंड लंबर रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इन रीजन्स में है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत डिफॉर्मिटी जो है इन्हीं रीजन्स में आती हैं। तो स्कोलियोसिस क्या है? ये जो नॉर्मल हमारी स्पाइन है इसमें स्कोलियोसिस का क्या होता है, लेटरल कर्वेचर हो जाता है। अब जैसे हम स्पाइन को पीछे से देखते हैं तो हमें स्ट्रेट नज़र आती है, बट स्कोलियोसिस में क्या होता है, वो जो स्ट्रेट कर्वेचर है वो क्या इस तरह लेटरल कर्वेचर हो जाता है। स्कोलियोसिस जो है वो दो टाइप की होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल का मतलब क्या है, जो किसी सेकेंडरी डिसऑर्डर के बाद हुई है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा। और स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या होता है, जिसमें हमारे पोस्चर की वजह से या जिसका कोई नॉन रीज़न नहीं होता, जो इडियोपैथिक होता है, उसे स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस कहते हैं। इसको आप एस कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, स्कोलियोसिस में क्या है एस, इसमें क्या है कर्वेचर, किस तरह से हो जाता है कर्वेचर, इस तरह से कर्वेचर हो जाता है इसमें, बिल्कुल लेटरल कर्वेचर। उसके बाद है हाइपरकाइफोसिस। अब काइफोटिक पोस्चर कहाँ है, थोरेसिक रीजन में और सैक्रम रीजन में। इसमें क्या होता है, जो काइफोटिक नॉर्मल काइफोटिक कर्व है वो एक्साजरेटेड हो जाता है, एक्साजरेटेड, इसमें जो अपर रीजन है वो राउंड हो जाता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल है इस तरह से है ना, ये क्या है इस तरह से यूं हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है। उसके बाद है हाइपर लॉर्डोसिस। अब देखिए लॉर्डोटिक किसमें है, लंबर में और सर्वाइकल में। मोस्टली लॉर्डोसिस किस में होता है, लंबर में। इसमें क्या है, ये जो नॉर्मल ये कर्व था, ये नॉर्मल कर्व था, ये क्या होता है एक्साजरेटेड, इस तरह से हो जाता है, एक्साजरेटेड लॉर्डोटिक कर्वेचर। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कर्व हैं इनमें, ये जो नॉर्मल कर्व है इसमें चेंजेस क्यों आते हैं। जो स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है वो दो चीज़ों से हो सकता है। सबसे पहला पोस्चर की वजह से, सेकंड किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से। जैसे अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस केसेस में स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, लाइक आप अर्थराइटिस में देख सकते हैं, अर्थराइटिस में हो सकती है, स्लिप डिस्क या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो हमने पढ़ा था, जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के कंपैरिजन में आगे की तरफ खिसक जाती है। तो ऐसे केसेस में जो स्पाइन है उसका नॉर्मल कर्वेचर बिगड़ जाता है और उसमें ये 3 स्पाइनल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। जो नॉर्मल कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्लिप डिस्क, इनकी जो एक्सरसाइज है जिसे ट्रीट की जा सकती है, अब हम वो देखेंगे। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आपको कमर में दिक्कत है और आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, या अगर आपकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, तो ये एक एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण का काम करेगी। इन दोनों ही कंडीशंस में आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्रोलिंग पोजीशन में आना है, यानी ऑन योर बोथ हैंड्स, ऑन योर बोथ फीट, नी विल बी अपार्ट, यानी घुटने एक दूसरे से दूर रहेंगे। अब आप अपने हिप्स को पीछे लाते हुए दोनों पैरों के बीच में लेके आएंगे। इस पोजीशन में 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे, देन वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे।
इसी तरह करते हुए आप अपनी नेक को भी अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं। अपनी गर्दन को अंदर की तरफ लेके आएंगे। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्पाइन का जो ये पोर्शन है ये ओपन होता है। जैसे आप पीछे जाते हैं आपके फेसेट जॉइंट अनलॉक होते हैं। इस तरह ये एक्सरसाइज हम 10 टाइम्स करेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बस इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, यानी आपके अगर घुटने में दिक्कत है, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी, और अगर करनी है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही ये एक्सरसाइज करें। तो ये एक्सरसाइज आपकी लंबर स्पॉन्डाइलोसिस या फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के लिए है। अब अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डिस्क प्रोलैप्स है या आपको स्लिप डिस्क है, तो उस केस में आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उस केस में जो सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है अब वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल सीधा लेट जाएं। अब अपनी बॉडी के ऊपरी भाग को यानी अपनी चेस्ट को अपने दोनों हाथों की सहायता से ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे आपको ऊपर उठाते वक्त आपको अपनी कमर की मांसपेशियों का यूज़ नहीं करना, सिर्फ हाथों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना है। इस पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड रख के वापस इसी तरह ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करेंगे। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाएँ तो आप अपनी कोहनी को सीधा करके भी अपने अपर पार्ट को ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिपीट फॉर 10 टाइम्स, देन रिलैक्स। योगा में इसको भुजंग आसन कहते हैं। ये डिस्क प्रोलैप्स के केसेस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बस आपको सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी हाथों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना है, ना कि कमर की। थैंक यू। तो हमने आज 2 एक्सरसाइज की हैं जो आपके लिए इन 3 कंडीशन यानी डिस्क प्रोलैप्स, फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ये एक्सरसाइज एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है या आप किसी भी प्रॉब्लम पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।